हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल की, सिटीजनशिप की और फंडामेंटल राइट्स की। चलो शुरू करते हैं। ओके चलिए बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भाई बताओ यार, प्रियम्बल में जो है ना सीक्वेंस बताना है आपने, फटाफट लेके चलेंगे। ओके तो प्रियम्बल में क्या सीक्वेंस रहता है? प्रियम्बल में गाइस जो सीक्वेंस रहता है वो रहता है कि भाई पहले सॉवेरियन, ठीक है, स्पेलिंग देख लो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, इस तरह से चलता है। सोवरेन का मतलब होता है कि भाई नो अथॉरिटी ओवर कंट्री पे किसी और की अथॉरिटी नहीं चलेगी। सेक्युलरिज्म का होता ही है कि स्टेट का कोई खुद का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और रिपब्लिक ये है कि जो हेड बनता है ना वो इलेक्शन के थ्रू बनता है। सिंपल। अच्छा अगला आता है कि यार जो कोई भी सिटीजन है अपना डिक्लेरेशन करता है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप है, तो वो जो एक्ट है सिटीजनशिप का एक्ट हुआ है तो बच्चे 1955 में, ठीक है, कब आया था? 1955 में आया था। और अभी तक ना सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट वाला काम है वो 6 बार हो चुका है। कितनी बार? 6 बार, सिक्स टाइम्स हो चुका है। और जो लेटेस्ट अभी हुआ था वो आपका 2019 में हुआ था, राइट? ठीक है, तो तब हुआ था, तब वो लेटेस्ट वाला था। तो अब उसमें क्या था कि उसमें उसने बोला था कि जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटी आती हैं, जैसे कि हिंदू की हो गई, सिख की हो गई, बुद्धिज़्म की हो गई, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गए, फिर पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। मुस्लिम नहीं है इसमें इंक्लूडेड, इसमें हिंदू, सिख, सुनना ध्यान से, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन है, जो कि अफगानिस्तान के आ गए, बांग्लादेशी हो गए और पाकिस्तानी हो गए। तो इन सबको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ भैया, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यूनिटी ऑफ नेशन के लिए कौन सा वर्ड लिया है? तो यूनिटी और इंटीग्रिटी लिया है, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे कि भाई कौन से जो आपका पार्ट है वो सिटीजनशिप से डील करता है? तो पार्ट नंबर 2 डील करता है। अब इसमें आपके आते हैं आर्टिकल 8, 9, 10, 11। 8वां कहता है कि जितने भी बंदे सिटीजन्स हैं, पर मतलब इंडिया के ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ से है? इंडिया से, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, भले ही वो बाहर रह रहे हो, ऐसा नहीं है, मिलेगी मिलेगी, ठीक है। अब एक होते हैं कि एक है कि भाई वॉलंटरीली चाहते हैं, नहीं जी नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो डबल सिटीजनशिप तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलेगी ना, डुअल वाली हमारे यहाँ नहीं है, डुअल नहीं मिलेगी। तो एक चाहते हैं वॉलंटरीली, तो जाओ 9, 2, 11 होना चाहते हो जाओ। अब फिर वहाँ से धक्के खा के आ गए, फिर 10वें में कहते हैं कि नहीं हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो चलो कंटिन्यू कर लो। और 11वां कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ के थ्रू होगा। अगला बताओ कि यार प्रियम्बल के हिसाब से व्हाट डज प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी एश्योर? फ्रैटर्निटी क्या एश्योर करती है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रैटर्निटी क्या एश्योर करती है भाई? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रियम्बल में, उसमें क्या आता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी के अंदर आपका आता है यूनिटी और इंटीग्रेशन। आपका जो जस्टिस होता है, एक आपका होता है लिबर्टी, है ना, एक होता है इक्वालिटी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की वगैरह, और ठीक है इस तरह से। चलो हाँ, लिबर्टी किस किस चीज़ की होती है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। एफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। अब ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया था हमने? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमने उठाया था फ्रांस से। आइए ओके, अगली बात हम करते हैं, सिर्फ लिबर्टी का ही नहीं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन सभी का कॉन्सेप्ट फ्रांस से उठाया था। आगे बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हमने प्रियम्बल का नाम दे दिया, तो वो किसने दिया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देने वाले तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वैसे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कब? 13 दिसंबर 1946 को दिया था, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था तब दिया था। बट ये अडॉप्ट हो गया था, मतलब आप मानोगे ये अडॉप्ट हो गया था कि बाद में प्रियम्बल बना था 22 जनवरी 1947 को। हमारा इंडिपेंडेंस डे 22 जनवरी को थोड़ा था, इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त को। तो 22 जनवरी 1947 को ये हमने अडॉप्ट किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कराया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में। अच्छा बताओ यार कि कौन सा ओरिजिनल प्रियम्बल में क्या शब्द नहीं था? तो भैया ओरिजिनल प्रियम्बल में शब्द था आपका सोवरन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। सेक्युलर नहीं था, सेक्युलर नहीं था। क्यों भाई? उसी समय शब्द आए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी,
ये शब्द तो अमेंडमेंट होने के बाद है ना। कौन सी अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। ओके, तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ये किससे डील नहीं करता है? तो ये डील करता है एक्विशन से, टर्मिनेशन से करता है, डिटर्मिनेशन से करता है, बट इलेक्शन से नहीं करता है। भाई एक्विशन कैसे होता है? बर्थ हो गया, डिसेंड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया। टर्मिनेशन यानी किसी को हटाना, रिनंसिएशन से, डेप्रीवेशन से या कैंसिल करना। और डिटर्मिनेशन हो गया सिटीजनशिप का, जहाँ पे जो पर्सन का सिटीजनशिप डाउट में है या डिस्प्यूट में है। चलो अब बात कर लेते हैं हम कि भैया जो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है वो प्रियम्बल को हो डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने, KM मुंशी ने प्रियम्बल को कहा। मुंशी जी ने क्या कहा? मुंशी जी ने कहा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं NA पालकी वाले ने। तो पालकी वाले अंकल ने बोला है कि ये ID कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अर्नस्ट बाकर ने, तो ये अर्नस्ट बाकर ने बोला है, बारकर बेकरी बारकर है ना। तो इन्होंने बोला है भैया ये की नोट है, की नोट बना लिया। हाँ जी, जैसे इसको हम ट्रिक से याद कर रहे हैं इसलिए बस बता रही हूँ कि जैसे बेकरी में होता है ना कि आप नोट बना लेते हो। हाँ जी, क्या चाहिए? पैटी चाहिए, समोसा चाहिए, सॉरी समोसा नहीं मिलता, पैटीज मिलते हैं। हाँ जी, तो अर्नस्ट बाकर ने क्या कहा? की नोट कहा। और उनकी बुक क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अब मान लो सवाल आ गया आप पे उठा के कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये किसकी किताब है? किसकी किताब है? अर्नस्ट बाकर की है। किसकी है भैया? अर्नस्ट बाकर की है। ओके ओके, शाबाश। ठाकुर दास जी तो पंडित हैं, तो ऊपर से ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने बोला। अब पंडित जी कैसी बातें करते हैं? आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं पंडित जी, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रियम्बल को कहा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अच्छा अब बताओ यार, कंटिन्यू करने वाली बात हो गई। राइट ऑफ सिटीजनशिप को कंटिन्यू करोगे तो पहले तो 9 में तो भाग गए थे अपनी मन से छोड़ के, 10वें में तो हमारा बड़ा दिल कि हमने आने दिया तुम्हें। फिर आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 से 4 यही कहता है, और वो आता है आपका पार्ट 1 में यूनियन और टेरिटरी का। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि बताओ यूनियन ऑफ स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट यानी गलत है। कौन सी गलत है? तो कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, राइट, कैन डी ए नॉन स्टेटस, राइट ना? या ओके, इट इनएमरेट्स द पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स थ्रू वेरियस लिस्ट जो बनती है ना, एक कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो इनसे पावर को जो है सेंटर और स्टेट की बढ़ जाती है। फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, एंड नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीड फ्रॉम इट। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे वो कह रहा है कि द इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बट सॉवरन यूनिट्स शुड ज्वाइन इट। ऐसा नहीं है कि भाई एग्रीमेंट हो गया कि सॉवरन यूनिट्स आए और ज्वाइन कर गए, नहीं, कोई एग्रीमेंट का चक्कर नहीं है। तो देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स टू फॉर्म अ यूनियन। स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, ना ही कोई उन पर राइट है सीड होने का। इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की। यूनियन और टेरिटरी से कौन सा रिलेटेड है? 1 से 4। आर्टिकल 1 वैसे कहता है क्या है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है एस्टैब्लिशमेंट, नई स्टेट्स आ जाओ। 3 कहता है फॉर्मेशन होएगी नई स्टेट की, बाउंड्री में के जो ऑल्ट्रेशन है उनके एरियाज़ में ऑल्ट्रेशन होगा, नया नाम रख सकते हैं हम एग्जिस्टिंग स्टेट्स का। और आर्टिकल 4 कहता है कि एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल मस्ट नॉट बी डील्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 क्या कहता है? 5 से 11 आता है पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप। 12 से 35 3 फंडामेंटल राइट, 36 से 51 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ओके, सोर्स बताओ।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रियम्बल का, वो लिया है हमने यूएसए से, और जो हमने लैंग्वेज ली है वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। लैंग्वेज लिया ऑस्ट्रेलिया से। प्रियम्बल को लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हो, पर हाँ उसको टूल के तौर पे आप एक इंटरप्रेट कर सकते हो। गाइडिंग प्रिंसिपल है ये प्रियम्बल, ठीक है। अच्छा बताओ, प्रियम्बल में क्या इंक्लूडेड नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रियम्बल? फेडरलिज्म नहीं था, सॉवरन था, जस्टिस था, फ्रैटर्निटी था, फेडरलिज्म नहीं था। जस्टिस किस किस का होता है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल का। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। और ये फ्रैटर्निटी। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किससे डील करता है? 3 से। नया स्टेट बन जाएगा, एरिया बढ़ा दो, एरिया घटा दो, बाउंड्री अल्टर कर दो। पर कोई भी जो बिल है वो किसी भी हाउस में नहीं जा सकता जब तक प्रेसिडेंट जी ना चाहे। ऐसा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट बोलेंगे तो वो कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपना देखेंगे क्या करना है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर व्यू देगा, फिर पार्लियामेंट, फिर नई स्टेट बनेगी। ओके, सिटीजनशिप से रिलेटेड है आर्टिकल 5 से 11 तक। तो पार्ट नंबर 2 डील ही इससे करते हैं, सिटीजनशिप से। सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न हमने लिया था, कहाँ से लिया था? यूके से लिया था। यूनाइटेड किंगडम वाले कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहती है। और ये जो पार्ट 2 है ये हमने एनफोर्स करा था बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी 1950 की 26 जनवरी से पहले ही ये एनफोर्स कर दिया था, जबकि वाइल अदर्स बाकी वाले बाद में करे थे। जैसे जो आर्टिकल 5 था, जैसे 8, 9, 10, 11 मैंने पढ़ाया ना, 5, 6, 7 नहीं पढ़ाए थे तुम्हें। आर्टिकल 5 कहता था कि सिटीजनशिप, देखो सिर्फ जो आर्टिकल 5 से 8 थे, सिर्फ इन्हीं को हमने क्या कर दिया था, पहले एनफोर्स कर दिया था, समझ रहे हो? सिर्फ इन्हीं को पहले एनफोर्स किया था। तो 5वां कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, इंडिया में आए भाई, इंडिया में आए कहाँ से? पाकिस्तान से। और एक राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। सो भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डुअल सिटीजनशिप एज इन द केस ऑफ यूएस? यूएस भाई क्या अंडरस्टैंड करते हो आप डुअल सिटीजनशिप से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअल सिटीजनशिप एज इन द केस ऑफ द यूएस? सो सिटीजनशिप ऑफ 2 states साइमल्टेनियसली विद 2 countries। नहीं, देखो यूएस एक्चुअली क्या है, जो हमने सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है ना, तो यूएस के केस में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। इधर क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। और इंडिया ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है वो यूके से लिया है, समझ रहे हो? यूएस में डुअल सिटीजनशिप है। तो यूएस में डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, कि क्या कह रहा है कि सिटीजनशिप 2 states की साइमल्टेनियसली विद 2 countries नहीं, यह सिटीजनशिप कंट्री की ही मिलेगी, अलॉन्ग विद दैट एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट की, जहाँ पर वो पर्सन, यूएस वाले कहते हैं आप रिसाइड करते हो या मतलब रहते हो या बॉर्न हुए हो अगर। और सिटीजनशिप ऑफ 2 states अलॉन्ग विद 2 countries नहीं, 2 countries की मिलेगी साइमल्टेनियसली, ऐसा भी नहीं है। यूएस के अकॉर्डिंग डुअल सिटीजनशिप है कि ठीक है, एक तो हो गया जहाँ आप ठीक है बॉर्न हुए या रिसाइड हुए वहाँ की हो गई, और एक साथ में आपको कंट्री की भी दे देंगे, ठीक है। ओके डन। ये है यूएस की कि भाई नेशनल भी पासपोर्ट और स्टेट का भी। अब बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट है वो पास कब हुआ इंडिया में? 1955 में। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से क्या है, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो भाई? बर्थ जहाँ पर बर्थ हुआ है, डिसेंट के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन हो गया, या इनकॉर्पोरेशन हो गई टेरिटरीज की। ओके, कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्लेंट्री पावर्स है पार्लियामेंट पे कि वो लेजिस्लेट करेगी सिटीजनशिप वाले टॉपिक पे? तो आर्टिकल नंबर 11 ऐसा कहता है। और इंडिया ने जो फीचर लिया वो कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। वेरी नाइस। आ जाइए,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ अक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन सी नहीं है कंडीशन की सिटीजनशिप अक्वायर करने की? कि आप प्रॉपर्टी होल्डर हो, ये ना, कि कौन सी कंडीशन नहीं है, आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हो ऐसी कंडीशन नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, बर्थ है, डेसेंट है, डोमिसाइल है, नेचुरलाइजेशन है, या इनकॉर्पोरेशन है टेरिटरी की, तो ये सब है वो नहीं चलेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू अक्वायर द सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन से आप ले सकते हो, बर्थ से ले सकते हो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से ले सकते हो, रेनन्सिएशन नहीं है, इससे तो आप लूज़ करोगे ना, टर्मिनेशन से भी आप क्या करोगे, वॉलंटरली आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, और डिप्राइव, एक तो माल फंक्शन की वजह से डिप्राइवेशन करना। तो ये जो पार्ट नंबर 2 था ना, हमने सिटीजनशिप को कवर कर लिया है, प्रीएम्बल भी पढ़ चुके हैं हम इसमें। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हो गए। और पार्ट 4 होता है 36 से 51 DPSP, पार्ट 1 होता है आपका 1 से 4 यूनियन टेरिटरी, 5 से 11 सिटीजनशिप। आ जाओ क्वेश्चन की ओर, बताओ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने ये चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ये अडॉप्ट किया है। तो भैया जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने वहीं से लिया है, और उसमें भी हमने कहाँ से बोरो किया है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स कहते हैं यूएसए की, वहाँ से बोरो किया है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो इनिशियली थे, मतलब जब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो इनिशियली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थे हमारे कितने, 7 थे इनिशियली, स्टार्टिंग हुई थी अभी, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। हाउएवर, मतलब 7 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7। हाउएवर क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल नंबर 31, देखो 12 से 35 जैसे थे, तो उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो था आर्टिकल नंबर 31 एंड 19F हैज़ बीन रिमूव्ड कौन से उससे हुए हैं, देखो बहुत सारी ऐड हुई हैं चीज़ें, 42 से रिमूव हुए, 4 और 4 8, 1978 से, और उस समय PM थे मोरारजी देसाई जी। और अब जो ये है, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला ये लीगल राइट बना है आर्टिकल 300A में, तो ये बना है लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंदर। ओके, अच्छा ये कंसेप्ट एक था, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट ये भी ना हो कि बहुत सारी हो जाए, ये एक मेजर एडवांसमेंट था ताकि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो प्रोटेक्ट रहें ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट्स पे। जो सरकार रूल करेगी वो प्रोटेक्ट भी तो करेगी फंडामेंटल राइट्स को, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एकदम लिमिट कर दी पावर। ठीक है भैया, ये गवर्नमेंट है ताकि फंडामेंटल राइट्स अपने प्रोटेक्टेड रहे, और सरकार जो है ना एकदम शील्ड की तरह काम करे कि वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। सो सिंस दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, हाँ कोर्ट्स के द्वारा ये एनफोर्सेबल है। अंडर आर्टिकल 32 नो गवर्नमेंट कैन ओवरराइड, ऐसा नहीं ओवरराइड कर देगी या वायलेट कर देगी, मेकिंग देम मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल द गवर्नमेंट पावर। अच्छा, तो इसलिए आर्टिकल 32 में उन्होंने मेंशन कर दिया है 3 और 2 5 में कि ऐसा नहीं तुम सरकार बन गए तो तुम फंडामेंटल राइट्स को अपने हमारे ख़राब करोगे, वायलेट करोगे, नहीं। तो इसलिए ताकि सरकार भी अपना प्रॉपर कंट्रोल में रहे। तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट को, बहुत सारे वेज में लिमिट करता है। मोस्ट कॉमन वे है कि टू स्पेसिफाई द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज अ सिटीजन विच नो गवर्नमेंट कैन वायलेट नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में देख लो आप, 4 भी हो गया, 5। ओके, अगला आ जाओ। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब इसमें भी क्या होता है, 12 से लेके 35 तक में भी, जैसे जो 14 से लेके आप 18 तक ले लो, तो 14 से लेके 18 तक मेजर स्टार्ट करें
तो आता है आपका 14 से 18 तक इक्वालिटी की बात कर ली जाती है, इक्वालिटी, ठीक है। फिर 19 से लेके 22 तक बात होती है फ्रीडम की। भाई 14 से लेके 18 तक इक्वालिटी की, 19 से लेके 22 तक फ्रीडम की, और 23 से लेकर 24 तक होती है आपकी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो पहले इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिर 25 से 28 तक, 25 से 28 तक रिलीजन की, रिलीजन को लेकर फ्रीडम, और 29-30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कल्चरल भी हो गए और एजुकेशनल राइट्स भी हो गए। फिर आर्टिकल जो वो आता है ना, एक आर्टिकल 32 आता है प्रॉपर 32, वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को लेके। पहले वही मैंने आपको बताया जो था आपका, देखो ऊपर मैंने बताया था ना, राइट टू प्रॉपर्टी भी था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, वो उन्होंने हटा दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1978 में। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे, और लीगल राइट उसे बना दिया आर्टिकल 300A के अंदर, अमेंड करा ना इसलिए 300A में डाला। और वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फंडामेंटल राइट का क्या है, 12 और 13 में तो स्टेट का थोड़ा डिफाइन करते हैं, 14 से जो 18 है वो इक्वालिटी है, 19 से फिर 22 तक, जैसे 19, 20, 21, 22 फ्रीडम का टाइम होता है ना, 19 लेके 22 तक आपकी फ्रीडम का टाइम होता है। एक्चुअली 14, देखो ऐसे आप याद करो, अपना कोई भी हिसाब याद करो, है ना, कि भाई 14 से 18 हम बात करते हैं इक्वालिटी हो, नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए, उसको ये मिला मुझे भी ये मिलना चाहिए, मतलब बराबर इक्वालिटी। फिर 19 से 22 ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं करता, सही है ना, फ्रीडम, मज़े करेंगे। फिर 23-24 में हम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बात करते हैं। सोचा भी कैसे एक्सप्लॉयट करने का। फिर 25 से 28 तक हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। अब बात आ जाती है रिलीजन पे अपने, ठीक है। जब रिलीजन की भी बात हो जाती है ना, जैसे सब हो गया नवरात्र वगैरह, रिलीजन जो भी, हर किसी के अपना रिलीजन की बात हो गई। फिर आते हैं, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी कल्चरल, 29 और 30 में कल्चरल की लास्ट एंडिंग उसमें, और थोड़ी एजुकेशनल राइट्स की भी कर लेते हैं। फिर 31 में बात आती है अपनी प्रॉपर्टी की, वो हमने हटा दी है, और 32 हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक्चुअली जो आर्टिकल 32 है ना, जिसमें रिट्स वगैरह होते हैं, 5 तरह के रिट्स होते हैं, वो आपका जो 32वां आर्टिकल है उसी को BR अम्बेडकर ने, देखो कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था प्रियम्बल को, और वो किसने कहा था, पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने। क्यों, क्योंकि पंडित जी बात करते हैं आत्मा परमात्मा की। BR अम्बेडकर ने कहा हार्ट एंड सोल, दिल भी कहा, सोल भी कहा, आत्मा भी कहा, पर किसको कहा, तो यार ये दिल और आत्मा वाली बात, वो इतने खुश हो गए ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बाद से, कि उनने आर्टिकल 32 का नाम ही रख दिया दिल और आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि वो रेमेडी है जिससे गवर्नमेंट की पावर लिमिट में रहेगी, और वो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। समझ में आया, सरकार से उसकी भी हो। तो ये 32 जो है ना, ये मस्त आर्टिकल है एकदम। फिर अब अगला सवाल, राइट टू फ्रीडम की बातें हम कब करते हैं, हमें 19 से 22 में फ्रीडम सी होती है यार, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने का मन करता है ना। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब कुछ भी करने का मन करता है हमारा, कोई भी ऑक्यूपेशन करने का, कोई भी बिजनेस करने का, ट्रेड करने का, 19 से 22 में करता है। 19 की बात करूँ ना, 19 में हमारा क्या मन करता है, 19 को हमारा क्या होता है कि भाई हम सर्टेन राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके। पहले हम अपनी स्पीच को लेके करेंगे, जिसमें हमारा ये होगा कि 19A में, 19 आर्टिकल के क्लॉज A में, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम चाहेंगे कि हम कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस को कर सकें। ये होता है हमारा 19 को लेके। फिर 19A को लेके 20 में होता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर द ऑफेंसेस, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी ऑफेंस से लेके हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि हम बोलते हैं भाई नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो, नो डबल, 2 बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, नो डबल जियोपार्डी,
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये हम 20वें में बोलते हैं। फिर 21 आपको पता ही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 22 में होता है गाइस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट से प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ में 22 से आता है, 2 और 2 4। अब अगला बताओ, सिंस कंप्लीट इक्वालिटी तो इम्पॉसिबल है, भाई हर चीज़ देखनी पड़ती है, कंप्लीट इक्वालिटी तो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी कौन सा आर्टिकल है जो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है? तो मैंने आपको बताया ना, इक्वालिटी की बात होती है आर्टिकल नंबर 14 से। उसमें बात आती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई हर कोई जो है वो लॉ की नज़र में बराबर है। और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ ये यूके से लिया हमने, और ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट में आ जाता है। यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप भी लिया है। भाई ठीक है, हर कोई इक्वल है माना कि, बट ये थोड़ा नेगेटिव वे में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई हर किसी पे अलग अलग एफिशिएंसी है। तो जैसे एग्ज़ाम में भी कुछ बच्चों को जैसे 60 मिनट का पेपर होता है, कुछ को 80 मिनट मिलते हैं, क्योंकि वो इक्वालिटी है। ये नहीं कि 60 मिनट के साथ नाइंसाफ़ी में ना, आप वो भी तो देखो वो बच्चा। ठीक है, तो इस चीज़ की बात हो रही है इक्वालिटी की, है ना। फिर जैसे जो हमारा वो लगा हुआ है SC ST का रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो वो इक्वालिटी की बात है यहाँ पर, वुमेन को लेके इक्वालिटी। तो अब ऐसे ही आता है, इसलिए कहते हैं कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, भाई इक्वल प्रोटेक्शन करे लॉ हर किसी की इक्वल प्रोटेक्शन करे। तो ये कॉन्सेप्ट US से लिया है, और ये थोड़ा पॉजिटिव है। ये इम्प्लाई करता है कि भाई सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले, सब बच्चों का बराबर ध्यान रखा जाए। तो सरकार के सब बच्चे ही तो हैं। एक्सेप्शन जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, MLA हो गया, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, MP, कैन नॉट बी अरेस्टेड ऑन द सिविल मैटर्स। ठीक है, इसमें भी यानी कुछ एक्सेप्शन है कि यार जैसे जो प्रेसिडेंट है, MLA हैं, MP हैं, इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे एकदम से सिविल मैटर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, टाइटल को अबॉलिश करना। तो सही बात है, टाइटल को अबॉलिश करना, पहले हम एक दिन पहले यानी फ्रीडम की बात करने से पहले ही हम बोल देते हैं कि लो हम अपने सारे टाइटल छोड़ते हैं, अब हमें कल से नए नाम से बुलाना। ऐसा कुछ नहीं है। तो अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, जिसमें आते हैं आपका आर्टिकल 18(1) कि नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन कैन बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। 2, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सही बात है, ठीक है। भारत रत्न जो कि बना था कब, 2 जनवरी 1954 में। 1955 में तो आपका सिटीजनशिप एक्ट था, और भारत रत्न का 1954 में 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न जो है इंस्टीट्यूट हुआ था बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन द लैंडमार्क केस ऑफ बालाजी राघवनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि भारत रत्न इज़ नॉट अ टाइटल अंडर आर्टिकल 18(1), और इसका कोई ये नहीं है कि भारत रत्न अवॉर्डी पधार रहे हैं, नहीं, ये इट्स नॉट द टाइटल। ठीक है, आर्टिकल 12 की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना 12 का क्या है, डिफाइन करती है स्टेट को, कि स्टेट इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, दैट एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट। ओके, राइट टू इक्वालिटी में कौन सा आता है? राइट टू इक्वालिटी में आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 21वां ए में आता है राइट टू एजुकेशन, 21A। 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल, 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 26 में आता है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ये हम करेंगे 26 में।
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट हो जाएंगे। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया था हमने, बोलो, UK से लिया था। एट दैट वाज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ US से लिया था, दैट वाज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। 15 आर्टिकल कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। 16 कहता है कि भाई अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबको मिलनी चाहिए। भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो सबको बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी दो। 17 कहता है खबरदार जो छूत की बात की। और 18 कहता है कि चलो अब 19 से तुम्हें फ्रीडम मिलने वाली है, 19 से 22 फ्रीडम एंजॉय करने वाले हो, तब सारे टाइटल साइड मारो, सिर्फ एकेडमिक रहेगा तो रहेगा, वरना भारत रत्न नहीं रहेगा। भारत रत्न कब बना है, 2 जनवरी 1954। ओके, अब 19वें में फ्रीडम क्योंकि मिलती है तो उसमें एक आर्टिकल आता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अपने इंडिया में ना तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी। तो ऐसा कहता है आर्टिकल 19 का क्लॉज D कहता है। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही उसकी 2 बार सज़ा नहीं। तो 20वां आर्टिकल बचाता है आपको सज़ा से। तो ये भी आपकी फ्रीडम है, ऐसे बेमतलब नहीं मिलेगी आपको कोई सज़ा। तो ये 20 का क्लोज 2 कहता है, पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि एक पर्सन जिसको person cannot be punished for an act that was not offense at that time of commission। मतलब यह है कि सज़ा तुम उस हिसाब से दे रहे हो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ता है समय के हिसाब से। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा कि डबल जियो पार्टी नहीं होगी। नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, की पर्सन को एक्यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी ज़बरदस्ती अपना गुनाह मानने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तब बताओ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब मिलता है, 19 में मिलता है ना भाई फ्रीडम। 19 में भी देखो, 19 में भी भाई कि यार ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, पहला कि भाई पहला किसी का फ़ोन आया तुम बात कर सकते हो, फिर दूसरा तुम फिर बात करके डिसाइड कर रहे हो कहाँ घूमने जाना, ही डिसाइड हो रहा है। फिर तीसरा, चलो अब भाई यार घूमने की बात करें तो अकेले तो घूमने का मज़ा नहीं आएगा, जैसे एक दोस्त से बात करते ना कॉल पे, यार घूमने का मज़ा अकेले तो नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करते वो तीसरे दोस्त को बुला लेते तो एक एसोसिएशन बन जाएगी, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, तो एसोसिएशन बनेगी। फिर हम कहीं भी घूमेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ऐसा 19 का D क्लॉज कहता है। फिर वहाँ अगर पसंद आ गई ना, कोई जगह पसंद आ गई जैसे, है ना, तो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। ये भी अपनी इंडिया ही तो है, कहीं भी रहो, मौज कहीं भी रह लो, है ना, तो वहाँ सेटल हो जाएंगे। और फिर अगर मन किया तो यार वहीं पे लोग अपना बिजनेस खोल लेंगे चारों दोस्त मिलके, है ना। तो इस तरह से समझ गए। अच्छा, अब आगे बात कर लो कि आर्टिकल जो 32 है, 32 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो रखा ही क्यों है कि वे फंडामेंटल राइट को करो। B.R. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा, गार्डियन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स नहीं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आर्टिकल 19 का 1 का क्लॉज B क्या कहता है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कोई वो नहीं लेने आर्म्स वगैरह। ओके, ठीक है, सुन में आया। और बाकी आप समझ गए, ये तो 20वें आर्टिकल में। चलो नेक्स्ट, 2022 के हिसाब से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है पार्ट, राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट नहीं है, क्योंकि जो वो आता है आपका 19 का 1 और F और पहले और आर्टिकल जो 31 है, ये इन्होंने हटा दिए। अब ये नहीं हटा दिए इन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 के, और डाल दिए 300A में ऑफ पार्ट 12, पार्ट 12 में शिफ्ट कर दिए 300A के अंदर डाल के, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रैक्ट, सूट फूट सब ये 300A के अंदर डाल दिए। समझ रहे हो
ठीक है। चलो, अब मान लो कोई भी पर्सन को बिना उसके ज़बरदस्ती अक्यूज़ ना की जाए, इस बात का ध्यान 20वें में रखा जाता है आर्टिकल। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 के अंदर आता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस, अपना विटनेस खुद बनने के लिए। पहला कहता है एक्सपो फैक्टो लॉ, और ठीक है चलो ये मैंने बता दिया था तुम्हें। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 इससे डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ब्रॉडली सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट किया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, थोड़ी सी क्लीन एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और फटाफट से स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कि जेल में बंद करके बस छोड़ दिया, है ना। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इनने क्या एक्सेप्शन निकाला, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। चलो अब ये बताओ कि कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर जारी करते हैं कि जब लोअर कोर्ट ज़्यादा ही टांग अड़ाता है अपनी हद से ज़्यादा, तो हाई कोर्ट उससे मना कर देता है, प्रोहिबिट फॉरबिड कर देता है, कि नहीं तुमने नहीं करना ये काम। अब सर्शोरी का क्या मतलब होता है? सर्शोरी का मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड दैट इट quash a decision of a lower court or terminal on the basis of lack of jurisdiction and excess of jurisdiction. तो सर्शरी मतलब टू बी सर्टिफाइड। ओके, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेके क्या है कि नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। आर्टिकल 21 वाला जो है वो यही है। राइट टू एजुकेशन आया था इसमें, राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली, राइट टू लाइफ से ही आता है, होके जाता है। तो इसमें इन्होंने लिया था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, क्योंकि आर्टिकल 21 में एक था गोपालन केस जो कि नैरो स्टैंस था, मेनका गांधी केस सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया, और ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्लॉज ऑफ द आर्टिकल 20 डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी को मना करता है? भाई जियोपार्डी वाला मना करता है। तीसरे में तो कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तुम्हें खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवाएंगे। 20 के एक में कहता है कि उस यानी कि पुरानी डेट के हिसाब से सजा दे रहे हैं, नो एक्स फैक्टो, और दो डबल 20 का 2 डबल जियोपार्डी नहीं मिलेगी, एक अपराध की डबल सजा नहीं मिलेगी। तो यानी तुम्हें बचाता है आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से। 23वां आर्टिकल कहता है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ज़बरदस्ती फोर्स लेबर, तो क्योंकि तुम्हारा जैसे एक बात बताओ 23 और 24 आर्टिकल क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ही तो था, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए तो है। तो 23 में तुम एक्सप्लॉयट तो हो रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, फोर्स लेबर हो रहा है, तो 23 तुम्हें बचा रहा है। 24 भी क्या कह रहा है? 24 भी यही कह रहा है कि 14 साल से कम का बच्चा ऐसे इधर उधर हैजार्डियस प्लेस पे काम नहीं करेगा। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट हुआ था 1986 के अंदर, जो मना करता है। 2016 में तो एकदम उन्होंने अमेंडमेंट करा और बैन करा ऑल द चाइल्ड लेबर अंडर 14, अपने फैमिली बिजनेस के अलावा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और तो और 18 साल तक के बच्चों के लिए मना कर दिया, बिल्कुल कोई अपने घर के काम के अलावा बाहर, ऐसे ये गलत है, ठीक है, मना कर दिया 2016 में, बिल्कुल मना। समझ रहे हो? 1986 के बाद यानी ये चीज़ अमेंड हुई 2016 में जाके, देख रहे हो, तब तक यानी हो रहा था ना। तो 2016 ये देखो कितने साल बाद, ज़ीरो गया, आपका 19 हो गया ना, 11 में 60 गया 3, तो ये यानी 30 साल बाद। अच्छा ये बताओ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कब से कब तक करेंगे? 25 से 28 तक। 25वां कहता है कि कॉन्साइस या प्रोफेशन, मतलब आपका रिलीजन है, अपनी मर्जी से आप कोई भी रिलीजन वाला प्रोफेशन चूज़ करो। 25 कहता है, 25 देखो 25 स्टार्ट कैसे होता है? धर्म से स्टार्ट होता है, 5 और 2 7, 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो प्रोफेशन अपनी पसंद से आप कोई भी प्रोफेशन लो। 26 में आप उसको मैनेज करो, अफेयर्स को मैनेज करो।
27 है 9 नंबर, 9 नंबरी वाले टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। और 28 वाले क्या कर रहे हैं, एक नंबर अटेंडेंस लगा रहे हैं, अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा आर्टिकल कहता है, मेंशन करता है दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन शैल हैव द राइट टू ओन और एक्वायर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब बात हो रही है प्रॉपर्टी की, और ये हो रही है 26 में, क्योंकि 26 वाला क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो फ्रीडम टू मैनेज द ओन रिलीजियस अफेयर, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला कि कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब हर रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात हो रही है, हैव द राइट टू ओन और एक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो 26वां आर्टिकल है, पर 26 में भी कौन सा, देखो 26 में भी ना 3 तरह के। 26A क्या कहता है, सुनना 26A कहता है कि तुम कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो ए में इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा, बी में बात करेगा कि यार मैनेज करो, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश की तो मैनेज करो, सुनते जाना। सी में ये है कि प्रॉपर्टी खरीद लो, पहले इस्टेब्लिश करो फिर मैनेज करना सीखते हैं इंसान, फिर वहीं पे प्रॉपर्टी ले लेता है, जगह पसंद आ गई और फिर उस प्रॉपर्टी का रखवाली करता है, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करता है। आया समझ, प्रीवियस ईयर के सारे। ओके, नेक्स्ट बताइए, इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, आर्टिकल 26 ए कहता है। और आर्टिकल 28 क्या कहता है, 28 कहता है कि भाई नो रिलीजियस, देखो 25 हो गया, 26 हो गया, 27 और 28, तो 28 कहता है कि नो रिलीजियस टीचिंग इज़ अलाउड इन अ गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल में नहीं चलेगी ऐसे रिलीजियस टीचिंग वगैरह, सरकारी में नहीं चलेगी, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो कल्चरल, हाँ तो नेक्स्ट बताओ आर्टिकल जो आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, तो मैंने आपको बोला ना कि 29-30 में हम क्या देखते हैं कि चलो अब 29-30 का समय रिलीजन की बात भी हो गई, अब हम देख लेते हैं थोड़ा कल्चरल और थोड़ी पढ़ाई की बात भी कर लेते हैं। तो 29 में हम बात करते हैं कि राइट टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चरल चीज़ों की, भाई अब कल्चरल की जैसी बात आती है तो अपनी लैंग्वेज की बात आ जाती है। फिर 30 में बात आ जाती है कि कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, मतलब माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी अपने हिसाब से अपना आप को इस्टेब्लिश कर सकती है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है अपनी चॉइस का, तो माइनॉरिटीज़ को भी हक है, पूरा का पूरा बिल्कुल हक है। ओके, अब आप बताइए कि कौन सा फंडामेंटल राइट हमने डिलीट करा दिया था ओरिजिनल लिस्ट से, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, कब, मोरारजी देसाई के समय, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा था, एक तो आर्टिकल 31 था और एक 19 का एफ था, चलो दोनों जगह से हटा दिया था। अब बताओ कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो क्या क्या बैन करती है। एक्सप्लॉयटेशन है आपका, भाई 19 से 22 हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, 23-24 में हम कह रहे हैं कि यार एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज़ों को भी ध्यान में रखो, तो वो फोर्स लेबर है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये सब आता है इसमें। माइनॉरिटी की बात करें कि माइनॉरिटी जो है वो अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है, हाँ जी 30वां आर्टिकल ये कहता है। तो 30वां आर्टिकल का फर्स्ट ये कहता है कि इस्टेब्लिश करो, और उसमें यह है कि भाई कंपनसेशन मस्ट बी गिवन, कंपनसेशन थोड़ी मिलेगी अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो बाय द स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, हेल्प करने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, तो फ़ायदा क्या, स्टेट ही अगर डिस्क्रिमिनेट करे तो। नेक्स्ट, चलो अब आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट जो इंडिया के लिए भी और फॉरेनर के लिए भी है, भाई एलिमेंट्री एजुकेशन आते नहीं है पढ़ने एजुकेशन वाले, तो सारे राइट्स हैं, देखो क्या है, ऑल द राइट्स एक्सेप्ट द राइट्स डीलिंग विद। सो देखो कि कौन कौन से राइट्स हैं जो मतलब
एक्चुअली क्या है, ऑल द राइट्स, मतलब सारे के सारे राइट्स फॉरेनर्स पर होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ राइट के जो नहीं होंगे। एक तो आर्टिकल 21 से वो तो है एलिमेंट्री एजुकेशन, कौन कौन से नहीं है सुनना। फॉरेनर्स जैसे हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं देते हैं भाई। एक तो हो गया आर्टिकल नंबर 15 तुम्हारा, एक हो गया 16, एक 19, एक 29 और एक 30। नंबरिंग याद कर लो ज़रा, रट लो। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 15, 16, 15, 16, देखो 14 से 18 इक्वालिटी में आता है, तो उसमें 15, 16, 19 से हम फ्रीडम मांगते हैं, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये फॉरेनर्स पे नहीं जाते हैं। अच्छा अब बताओ, जब भी वॉर का समय हो या इस समय हो, तो कौन सा आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते भाई। एक तो वही है, वो पुलिस वाला हो गया जो 20वां हो गया, और एक 21वां हो गया राइट टू लाइफ वाला, है ना, इनको नहीं हटा सकते। हाँ फ्रीडम वाला थोड़ा सा कर सकते हो आप, हटा सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा ये ज़रा ये वाला देखो एक बार। ओके 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 हाँ। सो गाइस देखो, सिटीजन्स जो सिर्फ सिटीजन्स होंगे, सिर्फ सिटीजन्स लाइक उनको क्या 15, 16, 19, 29, 30 ये हम फॉरेनर्स को नहीं देते हैं। और जो बीच के होते हैं, यानी सिटीजन्स भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, ये देखो फॉरेनर्स भी हैं और सिटीजन्स भी हैं, तो उनको मिलता है 14, 20, 21, 21 से 22 से 28, ठीक है। चलो बताओ, रिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। यार यही रिट नहीं है। हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडेमस होता है, शर्शोरी होता है, टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन होता है, क्यू वारंटो होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 कहता है कि कैन नॉट रिफ्यूज़ द राइट टू इशू रिट 124 में। और 214 में हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसे फंडामेंटल राइट्स भी मिल रहे हैं, लीगल राइट्स भी मिल रहे हैं, समझ रहे हो। हाई कोर्ट को थोड़ा ज़्यादा राइट मिलता है, फंडामेंटल भी और लीगल भी। अच्छा जैसे एक ऑर्डिनेंस का नहीं पढ़ाया था मैंने आपको कि 123 सुप्रीम कोर्ट का, 213 हाई कोर्ट का, वो गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर, ये आपकी प्रेसिडेंट की पढ़ाई थी। अब ऐसे ही 124 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 214 फॉर हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 जो है गिव करता है एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा। और आर्टिकल एक 226 है जिसमें वो कहता है कि भाई सिटीजन्स हाई कोर्ट वालों को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो सस्पेंड हो सकते हैं क्या आर्टिकल? हो सकते हैं, अगर इमरजेंसी हो तो होते हैं। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, ऐसा आर्टिकल 352 कहता है। 20 और 21 नहीं करेंगे सस्पेंड। और अदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर, वो 359 कहता है, ठीक है। मान लो यार एक बच्चा काम कर रहा है, 9 साल का बच्चा काम कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो कौन सा आर्टिकल उसका वायलेट हो रहा है? 24वां। कौन सा? 24वां डेली इससे करता है कि भाई चाइल्ड लेबर हो रहा है। 23 में तो वो हो रहा है ना, आपकी ट्रैफिकिंग हो रही है, फोर्स लेबर हो रहा है। 24 में बच्चा काम कर रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि 14 साल से कम का बच्चा तो पढ़ना चाहिए, इनफैक्ट 18 साल तक का बच्चा पढ़ना चाहिए, है ना। एक तो मिनिमम कह रहे हैं, ये देखो। चलो अब बताओ, जो रिट है, रिट कौन से आर्टिकल में आती है? 32 में आती है। और जो ये कंसेप्ट है ना रिट विट का, ये हमने यूके से लिया है। कहाँ से लिया है भैया? यूके, यूनाइटेड किंगडम से। सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यूके से उठाई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी हमने यूके से उठाई है। मैंडेमस की बात करो, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं कि मैंडेमस वी कमांड कि जो भी पब्लिक जिस भी बॉडी को उठा के लाए उसको फटाफट से ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करनी है, इधर लेके आओ। हैबियस डायरेक्टिव वी कमांड का मतलब है डायरेक्टिव टू पब्लिक ऑफिशियल रिक्वेस्टिंग टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी। अच्छा जब कोई वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते तो वी कमांड। हैबियस कॉर्पस में बॉडी लेकर आओ,
कॉप यानी बॉडी, प्रोहिबिशन में वी फॉरबिड, सर्जरी में टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड करो, और क्यू वारंटो में किसने हक दिया तुम्हें। तो ऐसे 5 होते हैं, 5 तरह की रिट होती हैं, ठीक है। चलो जल्दी आप देख लो कब कब यूज़ करनी है। पहली रिट हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, एंड ये कब यूज़ होती है कि भाई रिलीज समवन अनलॉफुली डिटेन करना। अगर आप किसी को अनलॉफुली ऐसे ही कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये तब यूज़ होता है कि भाई उसको छोड़ो, जिसको भी बेवजह तुमने बंदी बनाया छोड़ो उसे, हेबियस कॉर्पस कहता है, छोड़ दो। मैंडेमस कहता है वी कमांड टू डायरेक्ट, अगर कोई काम नहीं कर रहा है, उस अपना फ़र्ज़ नहीं अदा कर रहा है तो मैंडेमस लगता है उस पर। और प्रोहिबिशन, कोई अपना ज़रूरत से ज़्यादा ही अपना दिखा रहा है, लोअर कोर्ट वाला, तो वो कहता है बस तुम्हारी इतना हो गया, मना कर दिया। और सर्जरी मतलब अगर क्वाश ऑर्डर हो जाए लो कोर्ट का, भाई सर्टिफाई करो, बताओ क्यों करा, और क्यों वारंटो में किससे पूछ कर करा, किसने हक दे दिया तुम्हें, तो चैलेंज द राइट टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। धन्यवाद।